गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर। हमें उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप लोग कुछ अच्छी पढ़ाई भी किए होंगे। आप सभी लोग प्रमोट हो चुके हैं और बीएससी थर्ड ईयर में आ चुके हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई। तो बच्चों, आज से हम लोग शुरू करते हैं बीएससी थर्ड ईयर का पहला लेक्चर। और हम बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर है जिसका नाम है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। मैं इस पेपर को पढ़ाना आज से शुरू कर रहा हूँ। टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो जो ये पेपर है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला हिस्सा है टेंसर और दूसरा हिस्सा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। एक्चुअली है क्या कि हम लोग ज्योमेट्री अभी तक जो पढ़े थे बीएससी पार्ट 1 में, आपने देखा था उसका नाम था एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो उस ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों ने जो अप्रोच लगाया था, वहाँ पे कहीं भी आपने अप्रोच वेक्टर का, स्केलर का या फिर आपने टेंसर का नहीं देखा था। वहाँ पे जब भी हम ज्योमेट्री को डील कर रहे थे तो हमारे पास जो वेल नोन इक्वेशन होते थे स्फीयर के, कोन के, सिलेंडर के, एलिप्सॉइड, पैराबोलाइड, सब हम कार्टेशियन फॉर्म में डील कर रहे थे। होता क्या है कि जब हमारी ज्योमेट्री 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन से n डायमेंशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दी है, मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को, उसमें कर्वेचर क्या है, उसमें टार्सन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और ऐसे डायमेंशन में स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे स्पेस में स्टडी करना चाहते हैं जिसका डायमेंशन 3 से ज़्यादा हो या 3 हो, 2 हो, सबके लिए वैलिड हो जाए। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ें? तो इसके लिए हमको एक नई क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है और मैथमेटिक्स में एक नए ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टेंसर। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो मेन जो शुरुआत हुई थी, इसका मुख्य शुरुआत आइंस्टीन के द्वारा हुआ था। जब आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम कर रहे थे, तो काम करते समय उनको लगा कि हम हर फिजिकल क्वांटिटी को, जितने फोर्सेस हैं, जो भी है, उसको हम टेंसोरियल नोटेशन दे सकते हैं। टेंसर के बारे में हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि है क्या। अगर आपको हम रफली कहें तो दिस इज जस्ट ए जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। और एक बड़ी अच्छी बुक आती है टेंसर बाय वेक्टर, कैसे हम वेक्टर से धीरे धीरे टेंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो बस यूँ समझिए कि टेंसर भी अपने आप में एक वेक्टर ही है, बस उससे कुछ जनरलाइज फॉर्म में है। अभी हम जब रैंक और टाइप बताएंगे तो कहेंगे कोई टेंसर 1 रैंक का है तो उसको वेक्टर कहेंगे, 0 का है तो हम लोग उसको स्केलर कहेंगे। तो वैसे एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बीएससी थर्ड ईयर में आपके पास टोटल मैथमेटिक्स में 5 पेपर हैं। पहला पेपर आपका है मेट्रिक स्पेस, दूसरा पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तीसरा पेपर आपके सामने यह है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, चौथा पेपर है मैकेनिक्स, पांचवा पेपर ऑप्शनल होता है जो हमारे यहाँ इस कॉलेज में ऑपरेशनल रिसर्च नाम से चलता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो आइए आज का पहला लेक्चर हम लोग पहला चैप्टर शुरू करें। जो पहला चैप्टर है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में है कि हम लोग किसी स्पेस को n डायमेंशनल स्पेस कैसे कहें। बच्चों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल से। आप हाई स्कूल में 2 डायमेंशन पढ़े हैं, धीरे धीरे आप 3 डायमेंशन की तरफ भी बढ़े हैं। आप 2 डायमेंशन की भी ज्योमेट्री को जानते हैं, 3 डायमेंशन की भी ज्योमेट्री को जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो n डायमेंशनल स्पेस के लिए वैलिड होगा और इसी के बेस पे हम आगे का अपना पूरा टेंसर प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एनी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड कॉन्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। आप जानते हैं कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होता है और ये तीनों अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट करता है एक 3 डायमेंशनल स्पेस। वैसे भी आप वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, उसका डायमेंशन 3 है, तो बेसिस पे कितने एलिमेंट होते हैं? 3। पक्का? बेसिस क्या होती है?
बेसिस के एलिमेंट आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बस यूँ कहा जाए ना कि आपकी जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, एक्चुअली अपने आप में बेसिस बना रहा है। जो तीनों एक्सिस आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। अब आप इसी 3D को जनरलाइज कर दीजिए, और इसी कंसेप्ट को जब जनरलाइज करेंगे ना, तो n रियल वेरिएबल के सेट में, जैसे मान लीजिए हमको एक्स वाई जेड 3 लिखना था, 3 डायमेंशन था, तो अब मान लीजिए बात आप n डायमेंशन में कर रहे हो, अल्फ़ाबेट की संख्या 26 ही तो है, 2 लाख 3 लाख तो है नहीं। मान लो किसी का कोऑर्डिनेट जो है लिखना हो, हमको मिलियन में लिखना हो, ट्रिलियन में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे x की जगह x1 लिख दे रहे हैं, y की जगह x2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास n रियल वेरिएबल है, जैसे यहाँ 3 डायमेंशन में x y z था, हम लोग n में x1 x2 x3 xi और xn, ये हमने कोई एक पॉइंट ले लिया। जब स्पेस 3D का होता है तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y कामा z होता है, 2D का होता है तो x कामा y होता है। जब n डायमेंशन का स्पेस होगा तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट कैसा होगा, n का होगा। अब ये जो वेरिएबल है ना सब के सब, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसका कोऑर्डिनेट कहते हैं, n डायमेंशनल स्पेस का। क्यों ऐसा कहते हैं, अगर आप जब पढ़ते थे 3 डायमेंशन तो सोचिए एक्स वाई जेड ये तीनों क्या करता था, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता था, तो 3 डायमेंशनल स्पेस था। तो यहाँ पे इतने वेरिएबल क्या कर रहे हैं, n डायमेंशनल स्पेस में रियल वेरिएबल हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। किसका कोऑर्डिनेट कहेंगे, n डायमेंशनल स्पेस का कोऑर्डिनेट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए, the space generated by all points corresponding to different values of the coordinate is called n dimensional space। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, vn से। vn मतलब n डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, समझ गए बात। जैसे जब 2 डायमेंशन की बात करते हो तो 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है, एक प्लेन होता है, और प्लेन में हर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x कामा y से करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का अलग अलग अपना पोजीशन होता है ना, x कामा y बदलता रहता है। किसी का कोऑर्डिनेट 3 कामा 4 है, किसी का 4 कामा 5 है। ऐसे n डायमेंशन स्पेस में जितने भी पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, और सबका कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x1 कामा x2 कामा x3 डाटा xn, और ये वैल्यू लगातार अपने में बदलती रहेगी, है ना, जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से इधर उधर पॉइंट सपोज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जरा, हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो हमारा n डायमेंशनल स्पेस है ना, इसके सब स्पेस के बारे में कहते हैं। और सब स्पेस vm मतलब इसी वेक्टर स्पेस का या इसी n डायमेंशनल स्पेस का हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली छोटा ले रहे हैं, किससे, m से, ठीक है। तो सब स्पेस क्या होता है, और सब स्पेस vm ऑफ vn इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि vm जो है ना सब स्पेस है, किसका, vn का। और क्या लिया गया है सब स्पेस में, सब स्पेस में कलेक्शन लिया गया है। किसका कलेक्शन, ऐसे पॉइंट का जो इन सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कितना इक्वेशन लिखा है, देखिए x के i की जगह आप 1 ले लीजिए, एक इक्वेशन होगा x1 इक्वल टू x1 टू um, 2 ले लीजिए, दूसरा इक्वेशन होगा। ऐसे कितने इक्वेशन होंगे, n इक्वेशन होंगे। तो यहाँ पे अपने आप में कितने इक्वेशन लिखे गए हैं, n इक्वेशन लिखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है ना जिसका xi फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट कहेंगे, उस सब स्पेस का। अब देखिए कोई कर्व जो होता है vn में, उसको कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, या ऐसे कह लीजिए कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज ए कर्व। या ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई कर्व vn में डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशंस, जो इस एन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहाँ पर देखिए जो भी कोऑर्डिनेट लिखा गया है ना, आई को 1 लेकर चलो तो क्या लिखा गया, x1 इक्वल टू x1t। तो देखो एक किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। ऐसे यहाँ पर i की जगह 2 ले लो तो वो भी t के फॉर्म में है। तो जितने वेरिएबल हैं सब के सब एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में है ना, इसीलिए इसको कर्व कहते हैं। द वेरिएबल t इज कॉल्ड ए पैरामीटर ऑफ द कर्व एंड अ कर्व इज 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ vn। आप जानते हैं ना कि कर्व का डायमेंशन कितना होता है, 1 होता है।
तो n डायमेंशन में ये जो कर्व होता है ना, अपने आप में क्या कहा जाएगा, वन डायमेंशनल कहा जाएगा। अब देखिए, अगर n डायमेंशन का कोई भी स्पेस है तो उससे जस्ट एक कम डायमेंशन का भी सब स्पेस होगा, पक्का। अगर कोई n डायमेंशनल स्पेस है तो उससे जस्ट एक डायमेंशन कम का भी होगा, मतलब n-1 का भी होगा। ऐसे सब स्पेस को बड़ा ही स्पेशल नाम दिया गया है, कहा जाता है हाइपर सरफेस। तो जब भी हाइपर सरफेस कोई आपसे पूछे कि हाइपर सरफेस क्या होता है, किसका, n डायमेंशनल स्पेस में, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर सरफेस इन n डायमेंशनल स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपर सरफेस n डायमेंशनल स्पेस का एक सब स्पेस होता है। कौन सा वाला सब स्पेस, एक ऐसा सब स्पेस जिसका डायमेंशन हाइपर स्पेस, जिसका डायमेंशन स्पेस के डायमेंशन से मात्र एक कम हो, या उन सारे सब स्पेसेस को हम हाइपर सरफेस कहेंगे जिनका डायमेंशन का डिफरेंस स्पेस के डायमेंशन से हमेशा वन हो, पक्का। मतलब स्पेस के डायमेंशन से कम डायमेंशन के जितने भी सब स्पेसेस होंगे ना, सबको क्या कहा जाएगा, हाइपर सरफेस। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड, कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। बड़ा अच्छा लॉजिक है, यहाँ पर जानते हैं हम बार बार खूब सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लगाएंगे और इसी पे पूरा कैलकुलेशन ही चलेगा। तो जानिए किसको कहेंगे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और किसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट, है ना। तो हम लोग दोनों के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए, द सफिक्स आई एंड जे इन AIJ आर कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रेस्पेक्टिवली। द स्क्रिप्ट विच इज रिटन इन द अपर पोजीशन, जो अपर वाला है इसको सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे, और जो नीचे है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट कहेंगे। क्लियर है पूरी बात। अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स क्लास। आप लोगों से फिर हम जो है